अस्सलाम वालेकुम। मैं मैमुना हुसैन, कॉलमिस्ट। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम अपने पाकिस्तान में और अपने कॉमन पीपल के मसाइल के ऊपर बात करते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं, और आप सबकी शिरकत जो है मेरे लिए बाइस फ़ख्र होती है कि आप यहाँ पे आते हैं, अपने कमेंट्स भी देते हैं, अपनी राय भी देते हैं। पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी के नए नए यहाँ पे हम लोग चीज़ें डिस्कस करते हैं ताकि हम अपने हमारी आवाज़ जो है आला हुकाम तक और हुकूमती सतह पे पहुँचे, ताकि उन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी को रिव्यू करते हुए हमारे मुल्क व कौम के लिए बेहतरी का सबब बन सके। अभी हमारी कौम जो है वो बिजली के बिलों के सदमों से नहीं निकली कि एक नया सदमा उनके लिए तैयार हो चुका है। अब वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले जब मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में होते थे तो जब बिजली का बिल उसका यूनिट जो है वो 2 रुपये बढ़ता था तो कहते थे मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आज सारी कौम पुकार रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं। शायद किसी कोने खुदरे में छुप के वो आवाम के लिए रो रहे हैं कि वो सदमा इतना है उनको। मैं कहती हूँ कि वो छुप के ना रोएं, वो आवाम के बीच में आके रोएं ताकि उनको आवाम का भी पता चले कि किस तरह आवाम हमारी परेशान है, किस तरीके से हमारी आवाम जो है वो आज अपनी चीज़ें बेचने पे मजबूर है। सब ने इलेक्शन से पहले एक ही आवाज़ लगाई थी। सबके आप क्लिप्स निकाल के देख लीजिए, मरियम नवाज के, बिलावल भुट्टो के, आसफा भुट्टो के, जरदारी के, जितने भी ये तमाम करता धरता है नाम नहाद जमहूरियत पसंद लोग जो हैं और जमहूरियत के जो ठेकेदार हैं, इन सब ने एक ही आवाज़ लगाई थी कि हमारा गरीब के घर में पंखा चलेगा, बिजली चलेगी, 300 यूनिट फ्री होगा। आज सारी कौम कलप रही है। बहुत सारे लोगों के जो ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जिनके बिजली का बिल वो अपना दिखा रहे हैं मीडिया के ऊपर, उनका 0 यूनिट है जला हुआ और उनका बिल इतना इतना आया है। मालूम नहीं कि ये लोग कहाँ पे बैठ के ये बिल को तैयार करते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है। इसकी मिसाल कुछ यूं ही दूंगी कि जिस तरीके से इन्होंने आवाज़ें लगाई, जैसे कि मार्केट में जाते हैं ना आप लोग सब, कि किसी रेड़े छापड़ी वाले जो हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कि जो निचले तबके के दुकानदार होते हैं वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि भाई साहब इधर से चीज़ लें, आपको सस्ते दामों मिलेगी, भाई साहब आप बहन जी आप इधर आए। सेम सिचुएशन इन्होंने ऐसे ही की है कि इधर आइए, इधर आके मोहर लगाएं, आप हमारे निशान पे मोहर लगाएं, यहाँ पे हम आपको सहूलतें देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, गरीब के घर में बिजली चलेगी। फिर उसके बाद एक मिसाल मैं और दूंगी, जैसे कि बसों में आपने अक्सर देखा होगा कि मंजन बेचने वाले आप देख रहे होंगे ना कि वो मंजन बेचते हैं, उनकी डब्बी जो है ना वो वही होती है, साइज वही होता है, स्टाइल भी वही होता है, उसका सिर्फ कलर बदला होता है या उसका टैग बदला होता है। वो बड़ा लोगों को कहते हैं कि जनाब फ्री ले लें जी, आप ये मंजन फ्री ले लें। तो इस तरह से वो दे रहे होते हैं। तो वो फिर पता तब लगता है, वो कहते हैं कि जी बड़ा खालस जड़ी बूटी से तैयार किया हुआ है। वो तब पता चलता है जब आप लोग यूज़ कर लेते हैं और मुंह में सिर्फ एक आखिरी दांत रह जाता है। इसी तरह हमारी कौम के साथ आज हुआ है कि अब एहसास हुआ है कि 300 यूनिट फ्री कहाँ मिले हैं। वो तो सारे उनके खाते में 300 यूनिट फ्री उन्होंने कहा था, मगर वो खाते जो हैं वो सारे सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के और तमाम एग्जेक्टिव ओहदेदारों के, उनके खाते में 300 यूनिट फ्री डाल दिए थे। वो आवाम जो है गलत समझ बैठी है, इसलिए ज़रा गौर से सुनना चाहिए। अभी आवाम एक ही रोना रो रही है। अगला जो है भंडारा बॉक्स में आपके सामने खोलने लगी हूँ कि अगला मसला जो शुरू होने वाला है कि पाकिस्तान की हुकूमत में जो बिजली की कीमतों में नुमाया इजाफा जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 1 से 100 यूनिट तक जो है ना वो किया है। सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 7 रुपये
₹74 फी यूनिट से ₹11.69 तक इजाफा किया है। और अभी मज़ीद जो है इसमें इजाफा होना है। और रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट इजाफा किया। ये इजाफा जो है फ्यूल की मद में किया जा रहा है और इसके नतीजे में बिजली के बिलों में जो है माहाना इजाफा होगा। अब मज़ीद जो है आवाम की गर्दनें कटेंगी। पहले सामान बेच बेच के ये लोग अपने बिल अदा कर रहे थे। कोई बंदा रो रहा है मीडिया के ऊपर, कॉमन आदमी जो है उसको सुनता कौन है। अभी एक बंदा कह रहा है कि भी मेरी 16,000 तनख्वाह है और 16,000 तनख्वाह है तो मैं 9,000 10,000 मेरा बिल आ गया, अब मैं बिल पे करूँगा या मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगा, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। यानी ये सिचुएशन है। अभी सिचुएशन बिजली के बिलों से नहीं निकली है तो जनाब आपको मैं मज़ीद खबर देती चलूं कि आटे की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है, हैरत अंगेज तक। अब उसके पीछे हकाइक क्या हैं, रीजंस क्या हैं, जबकि गंदम की भरमार भी थी, इसके बावजूद पॉलिसी इतनी बैड रही है। और 100 डेज पूरे होने के बाद इन्होंने पहले तो खटिया खड़ी कर दी थी जब पीटीआई का दौर था, लेकिन इस बार अभी तक जो है मीडिया भी खामोश है, सब खामोश तमाशा ही बनी है। मुझे हैरत हो रही है कि इतने मामलात ख़राब होने के बावजूद हमारी आवाम सड़कों पे क्यों नहीं आ रही, अब एहतजाज क्यों नहीं हो रहा। सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक अगर आप बाइकआउट करेंगे किसी को या कोई बात मतलब कोई भी आप स्टेटमेंट लगा देंगे तो उसका इतना असर नहीं होना, किसी को भी असर होने वाला नहीं है। क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो अपनी शर्म हया उतार के, इनके लिए कोई एहसास नहीं है, एथिक्स नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये सब कुछ ख़त्म करके तो फिर ये पब्लिक में आते हैं। अब जनाब जो आटे की कीमतों में भी मज़ीद इजाफा होने वाला है। अब वो कैसे होने वाला है और क्यों होने वाला है उसके रीजंस पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जी आज के लिए मुझे अमजद इकबाल साहब ने बोला है कि जी वॉइस स्लो है, तो कल इंशाल्लाह ताला मैं ये भी आपका शिकवा दूर कर दूंगी इंशाल्लाह। अभी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं लाउड बोलूँ और आप तक मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर जाए। जी अब हालिया जो आटे की कीमतों में इजाफा है, अब उसके लिए मैं बताने लगी हूँ कि पहले जो गंदम किसान जो काटी गई थी हमारी नई गंदम जो है, जो सीज़न जैसे हुआ तो हमारी गवर्नमेंट ने रेट निकाला था कि 3500 रुपये मन गंदम जो है वो हम देंगे तो खरीदेंगे। अगर गवर्नमेंट उस वक़्त इस तरीके से कर लेती, लेकिन उनकी प्लानिंग कितनी गलत रही है, अब उसका अफेक्ट क्या है। पहले मैं बताऊं कि गंदम ना खरीदने के फैक्टर्स कितने नेगेटिव हुए हैं, उसकी सारी जो खमियाजा है वो आम आदमी ने भुगतना है। अब आटा भी महंगा होने को जा रहा है, रोटी भी महंगी हो रही है, अब क्या किया जाए। अब गंदम जो पर मन जो है वो 3500 रुपये थैला जो एक हुकूमती रेट निकाला गया था, अब वो खरीदनी पड़ रही है इनको 3900 रुपये या इससे भी शायद ज़्यादा में। अब हुकूमत ने किया क्या कि काश्तकारों से गंदम नहीं खरीदी, किसानों से डायरेक्ट गंदम नहीं खरीदी। इनको चाहिए था कि उस वक़्त ये गंदम को खरीद के स्टॉक कर लेते। अगर ये खरीद लेते हुकूमती सतह पे, ये जानते बूझते हुए किया है, ये जितने भी नाम निहाद अरबपति हैं ये उन लोगों को फायदा दे रहे होते हैं बैक एंड पे इनका। यानी ये दिखाते दाया है तो कहते ना सज्जी मार के खब्बी कर देना, वो हिसाब कर देना, ये पंजाबी की कहावत है। तो ये बात ये है कि उस वक़्त कहा जी हम करप्शन को रोक रहे हैं, ये मरियम नवाज के अल्फाज थे कि करप्शन को रोकने के लिए हमने ये काम किया है। अब करप्शन कैसे बढ़ी, ये एक बड़ी प्लानिंग थी कि आपने कैसे अरबपतियों को मजीद खरबपति बनाना है, ये बड़ी प्लानिंग होती है इनकी। और ये सारे अपने हाथ के बंदों को फ़ायदे मिल रहे होते हैं इनके, जो कि आला ओहदेदारान होते हैं या बहुत सारे जो इनके हाथ के बंदे होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
इनको पता होता है कि अगली हिकमत अमली क्या होने वाली है। अब इस तरह से हुआ कि जो गंदम थी वो किसान से नहीं खरीदी और नुकसान सिर्फ इस मुल्क के गरीब का किसान का हुआ है। अब गंदम जब इस रेट पे नहीं खरीदी तो हुकूमत जो है उन्होंने नर्क ज्यादा पे अब खरीद रही है। अब 2900 रुपये, कहाँ 3500 मिल रही थी, अब 2900 रुपये में इनको लेनी पड़ेगी। और अगर ये मैं एवरेज निकालती हूँ कि अगर एक थैला फाइन आटे का 9000 रुपये का होता है तो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ रेट्स इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका जो एक ऊपर ट्रैवल टैक्स पड़ता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो वो फिर रेट्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहे होते हैं। सेम एक्चुअल नहीं, ये मैं आपको एक लमसम बता रही हूँ क्वांटिटी के जो रेट्स जो हैं बढ़ने हैं वो कैसे बढ़ने हैं। अब आटे की कीमत जो है अगर एक बोरी की 9000 होती है तो 20 किलो आटे का जो फाइन आटा है उसका थैला 2500 से 2800 तक फरोख्त होगा। अब अगर मिलों को कितने रुपए में ये आगे देते हैं और वो आगे कितने में सेल करते हैं ये उनकी सवाबदीद है। अब ये मिसाल मैं दे रही हूँ कि अब आप सबके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये रेट्स क्यों इजाफा हुआ है और आटे की कीमतों में क्यों इजाफा हुआ है जबकि गंदम की भरमार थी और इन्होंने दरामद भी की थी। अब इस तरह से है, एक तो फैक्टर ये पड़ा कि वो जो गंदम किसान से इन्होंने डायरेक्ट नहीं खरीदी, वो उन लोगों ने खरीदी जो कि इन्वेस्टर्स थे। उन्होंने जखीरा कर ली गंदम बहुत ज़्यादा तादाद में और वो गंदम जो है अब मजबूरन हुकूमत को उनसे खरीदनी पड़ रही है, उन जखीरा अंदोजों से। ये एक इतना बड़ा एक नेगेटिव फैक्टर हुआ है कि आम आदमी जो है वो मुश्किल में, अब मजीद मुश्किल में धकेल दिया है इन्होंने। दूसरा कुछ रीजंस ये भी हैं कि डॉलर की कीमतों में जो इजाफा हुआ, जो डॉलर का रेट है ये हालिया जो है 1500 रुपये इसमें इजाफा हुआ है। तीसरा नकलो हमल की जो पाबंदियां, यानी ये गंदम जो एक बाइकआउट कर दिया जी, हम करप्शन को रोक रहे हैं, हम मिडल मैन को जो है वो फायदा नहीं दे रहे हैं। मिडल मैन को फायदा तो अब मिल रहा है। मिडल मैन को फायदा अगर हुकूमती सतह पे खरीद ली जाती, गंदम खरीद के स्टॉक कर ली जाती, तब इतना प्रॉब्लम नहीं होना था, तब मिडल मैन का फायदा नहीं होना था। मिडल मैन को फायदा तो अब हो रहा है। ये मुझे समझ नहीं आती, ये बड़ी सफाई से अवाम को कन्विंस करते हैं और हमारी अवाम भी इतनी भोली है कि इनकी बातों के ऊपर बिलीव कर लेती है। अब गंदम की जो पैदावार में इसमें अब आगे जाके रेट्स में मजीद इजाफा होना है। अब इसके ऊपर मैं थोड़े सी आपको फैक्टर्स बताना चाहूँगी कि कैसे इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को और रेट्स को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। अगर आज हुकूमती सतह पे डायरेक्ट काश्तकारों से गंदम खरीद ली जाती, स्टॉक कर ली जाती, वही रेट्स जो हैं वो कंट्रोल रेट रहने थे, जो कि ये लोग चाह रहे थे कि महंगाई जो है वो बढ़े ना, आम आदमी को रोटी सस्ती मिले, आटा सस्ता मिले। वो फिर कीमतों का तयन जो सरकारी सतह पे होना था उसमें बैलेंस रहना था, मगर अब वो काम अनबैलेंस हो गया, तवाज़ुन चला गया। अब इस तवाज़ुन को मजीद आगे इन फ्यूचर बरकरार रखने के लिए कुछ हिकमत अमली जो है वो अपनानी पड़ेगी। अगर हमारी हुकूमती सतह पे हिकमत अमली ना अपनाई गई तो मसाइल मजीद बढ़ सकते हैं। अब उनमें मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे इस मसाइल से हम जो निपट सकते हैं या आम आदमी कैसे आसानी से सस्ता आटा खरीद सकता है। जी, ये हिना तालिब ने जो बात की है, मैं इसी बात की तरफ जा रही हूँ। क्या हुकूमत पंजाब आपकी कीमत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? जी, मैं इसी तमाम हकाइक के ऊपर रोशनी डाल रही हूँ। अब इस तरह से है कि गंदम की पैदावार में इजाफा किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने ये एक पॉइंट के ऊपर पहले रोशनी डालूं कि गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए सबसे पहले तो किसान जो है वो बहुत ज़्यादा नालायक है।
हुकूमती पॉलिसी की वजह से। मैंने जैसा कि पहले 1 माह पहले ये प्रेडिक्शन की थी कि गंदम की किल्लत भी हो सकती है और रेट्स इंक्रीज भी होंगे, और वो मेरी प्रेडिक्शन आज सच साबित हो गई है। वो इस तरह से कि जो गंदम की पैदावार में इजाफा, अब जबकि किसान नाला हैं, अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी हुकूमती सतह पे अपने किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए और उनको कुछ ऐसी सहूलियात देनी चाहिए कि वो दोबारा गंदम की काश्त की तरफ आए, क्योंकि जो सूरत हाल थी, जिस तरह काश्तकार और किसान जो है वो सड़कों के किनारे बैठ के उन्होंने गंदम बेची और उसका बेनिफिट जो है सरमायाकार ने उठाया और वो सारी गंदम उन्होंने सस्ते दामों खरीदी, और अब हुकूमत जो है महंगे दामों गंदम को ले रही है। चूँकि जितनी डिमांड थी, जो दरामद की हुई गंदम थी, एक तो क्वालिटी वाइज बेहतर नहीं थी, दूसरा जो है अब वो जितनी ज़रूरत थी वो उससे थोड़ी कम थी। अगर ये लेके हुकूमती सतह पे इसको आज रख लेते तो बेहतरी आ जानी थी, और ये मसाइल का सामना ना तो आवाम को होना था, ना हुकूमत को होना था, ना महंगे दामों खरीदनी पड़नी थी। हुकूमती सतह पे सहूलियात देनी बहुत ज़रूरी हो गई हैं, और किसानों के लिए एक प्लानिंग तैयार करनी चाहिए ताकि वो आइंदा साल जो है वो गंदम की काश्त ज़्यादा करें, और एक प्लानिंग रखें कि हुकूमती सतह पे कितनी गंदम खरीदी जाए ताकि रेट्स को भी कंट्रोल में रखा जा सके और आम आवाम को भी बेहतर तरीके से आटा फराहम किया जा सके या मुनासिब रेट के ऊपर गंदम दी जा सके। अब इसमें मार्केटों में जो जा रहा है आटा, हर बंदा अपने हिसाब से रेट को ले रहा है। वो रेट जो है वो कीमतों में एतदाल नहीं है। वो एतदाल इस वजह से नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि हम जो है दरामद किए हुए जो हमारे पास गंदम है वो हम महंगे दामों मार्केट से खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये कीमतें हम अपने हिसाब से रखेंगे। हमें कौन सा हुकूमत प्रोवाइड कर रही है? हुकूमती सतह पे तो हमें कोई भी सहूलियात नहीं है, और चक्कियों वाले जो हैं उन्होंने अपने नरखों में इजाफा कर दिया है ताकि अब उसमें इस्तेहकाम लाने के लिए कि कैसे कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सके, उसमें फौरी तौर पे एक तो गंदम की दरामद होनी चाहिए और दूसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए क्रैक डाउन होना चाहिए हुकूमती सतह पे। बिल्कुल भी महंगे दामों गंदम हुकूमती सतह पे नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन वो कैसे क्रैक डाउन करेंगे? वो तो पहले ही ज़ख़ीरा अंदोज़ है, वो सरमायाकारों को पहले ही सपोर्ट कर चुके हैं। मिडल मैन तो फ़ायदा ले गया, जो एक बात मरियम नवाज ने अपने स्टेटमेंट में बार बार जोर दे के कही थी। ये मैं इसीलिए 2 से 3 बार बात को रिपीट मैंने किया है कि इस वक्त मिडल मैन जो है वही फ़ायदा ले रहा है, जिसकी वजह से आम आवाम अब मुश्किल में आ रही है और हुकूमती पॉलिसी जो है वो फेल हो चुकी है। अब इसकी एक और मिसाल दूंगी कि जो आटा जो है गंदम जो है अगर दरामद करते हैं, अगर डॉलर की कीमत मुस्तहकम नहीं रहती है और दरामद की जाती है जो गंदम हमें जितनी ज़रूरत है उसकी कीमत पे ऑटोमेटिकली असर पड़ेगा। उससे क्या होगा कि अगर डॉलर का अगर दरामद की जाती है, अगर डॉलर की कीमत इंक्रीज़ होती है तो गंदम के रेट्स पे असर पड़ेगा और आटा जो है वो गरीब आवाम को फिर महंगे दामों ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है, रोटी तो खानी है, हर बंदे ने खानी है। अब ये हुकूमती सतह पे फौरी तौर पे प्लानिंग करनी चाहिए और फौरी तौर पे सबसे पहले डॉलर की कीमत को मुस्तहकम करें और सेकेंडली गंदम को दरामद किया जाए और थर्डली अपने किसानों को फैसिलिटेट किया जाए ताकि गंदम की पैदावार जो है उसमें बेहतरी लाई जा सके और हम इस जो गैप को है वो कंट्रोल में ला सकें। अब इसमें जो फैक्टर्स होंगे मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ कि महंगाई में इजाफा होगा। अगर आटा महंगा होता है तो जारी बात है जो रेट्स जो अब मज़ीद आगे उसमें इतदाल नहीं रहेगा। 1 माह में अगर आपकी आटे की कीमत मिसाल 1
जो ले रहे हैं फाइन आटे 20 किलो की 2500, अगर 2500 में ले रहे हैं तो अगर मिसाल के तौर पे आगे जाके रेट्स में इजाफा होता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है, या दरामदशुदा गंदम जो है वो प्रोवाइड हुकूमत मिलों को करती है या मुख्तलिफ जगहों पे, जब वो आटे की सूरत में आवाम के सामने जाएगी तो हर माह रेट डॉलर की कीमत के साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, ये भी एक फैक्टर पड़ेगा। अब इसमें ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा, अब डेफिनेट किल्लत जब आएगी तो लोगों को जो एक ज़रूरत है, डिमांड है, वो पूरी नहीं कर पाएगी। इसके लिए एक ख़ास प्लानिंग होनी चाहिए हुकूमती सतह पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ौरी तौर पे अपनी हिकमत अमली जो है वो तैयार करके उसको मार्केट में लाया जाए ताकि बेहतरी आ सके। अब मुआशी अदम इस्तेहकाम वो कैसे आएगा? जब रेट्स इतना बढ़ेगा, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर होगा, जैसे कि बहुत सारे मिलों के ऊपर भी अफेक्ट होगा कि जो मज़दूर तबका है उनको जब मैनेज नहीं किया जा सकेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा कि लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उनको रखेंगे कि हमें इतने मज़दूर चाहिए, ये इतने लोग चाहिए, इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, और हमारा ज़्यादातर फिर इन्हसार दरामदात पे होगा। दरामदात पे इन्हसार करके हमारा जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं उनके ऊपर भी एक नेगेटिव असर पड़ेगा। ये वो अहम चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको डिटेल समझा दी हैं कि इन फ्यूचर गंदम के मसाइल और आटे के मसाइल जो फेस कर रहे हैं, उसके लिए हमारी कौम मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि अब एक के बाद एक भंडारा बॉक्स खुल रहा है। बिजली के बहरान से अभी आवाम निकली नहीं है, तो अब एक नए बहरान की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब जब शाह खर्चियाँ होंगी, अफसरशाही निज़ाम होगा, प्रोटोकॉल होगा, तो आवाम के मसाइल तो जूं के तू रहेंगे। ये वही लोग हैं, जब रोटी महंगी हुई थी, सिर्फ 2 रुपये रोटी महंगी हुई थी, तो सब लोग सड़कों पे आ गए थे कि रोटी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है। अब इतना ज़्यादा महंगाई करके इतनी ज़्यादा आपने इंक्रीज़ कर दिया है हर चीज़ को कि पहले लोगों ने थोड़ा रिलीफ फील किया है। जो एक नारा लगा रही थी मरियम नवाज साहिबा कि जनाब नान भाई जो हैं वो अब अगर कोई वायलेशन करेगा, जो रेट हुकूमती सतह पे निकाल दिया गया है, अगर उस पर वायलेशन होगी तो हम एक्शन लेंगे। अब ये एक्शन का काम ख़त्म हो गया है। अब जब आपको मार्केट में आटा ही महंगा मिलेगा तो जो ये एक 11 रुपए की रोटी का नारा लगाया था कि जनाब हमने रोटी सस्ती कर दी है, वो डबल रेट पे चले जाएगी। अब जब शाह खर्चियाँ इस तरह की होंगी कि सूबाई मुतसिब इदारे में जो मोबाइल फ़ोन्स ही हैं वो 76 लाख के ख़रीदे हैं, और जब वो ऑफिस ही बनाने के लिए इतने सारे पैसे लगेंगे तो फिर कैसे पॉसिबिलिटी है? शाह खर्चियाँ रोकी जाएँ तो ही मुमकिन हो सकता है कि आप अपनी आवाम को आसानियाँ फ्राहम करें, आप रिलीफ फ्राहम करें। फिर उसके बाद जो अभी शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज थे कि जनाब हम लोग जो हैं, हम लोगों ने IMF के साथ मिलके ये बजट तैयार किया है, तो IMF के साथ मिलके जो बजट तैयार किया है उस पे IMF ने तो नहीं कहा कि 500 से 600 अरब आप MP और MNS को फंड दें। IMF ने तो नहीं कहा कि आप 24% जो अखराजात हैं वो बढ़ाएं। आपके गार्डन को देखने के लिए एक पूरी माली की फौज है, उसके ऊपर कोई 8 से 10 करोड़ या 20 से 22 करोड़ जो है खर्चा आ रहा है सिर्फ माली जो बाग की देख रेख करते हैं। ये मैं लमसम आपको अखराजात आज बता रही हूँ, एक्चुअल फिगर्स क्या हैं ये बाहर आने ही नहीं देते हैं। कुछ चीज़ें पेपर वर्क पे कुछ और दिखाई जाती हैं और इंटरनल ये लोग किसी और तरीके से खर्च कर रहे होते हैं।
जी, ये अभी एमडी एरो ने मेरे से क्वेश्चन किया कि अब बिजली मज़ीद महंगी हो रही है। जी बिल्कुल, इसमें मज़ीद 10% जो है इजाफा हो रहा है। अब 10% इजाफे के बाद आप खुद अपना जहन बना लें कि किस कदर इजाफा होना है। और जो बिजली के बिल 200 यूनिट का है, अगर 200 से 1 यूनिट भी आपका ऊपर चले जाता है तो यानी आपका बिल मल्टीप्लाई हो जाता है। जो 3,000 बिल आना है वो आपका 5,000 ऊपर साल लग के मल्टीप्लाई होके 10 से 12,000 या 15,000 को मीट कर जाता है, तमाम टैक्सेस डाल के। अब मिसाल है कि ये तमाम जो टैक्सेस है, ये टैक्सेस रेड़े वाली देता है, छाबड़ी वाला देता है, ये एक चाय खोखे वाला देता है, एक गरीब आदमी देता है, रेडी छाबड़ी वाला बंदा देता है। ये वो लोग हैं कि जो टैक्सेस देते हैं, ये टैक्सेस बिलों की मद में दे रहे होते हैं, खाने की मद में दे रहे होते हैं, यानी हर चीज के ऊपर तो टैक्स लगा दिया गया है। अब ये टैक्सेस सिर्फ इनके ऊपर ही क्यों लागू है? अगर आपने कंट्रोल करना है तो आप शाह खर्चियां खत्म करें। आप लोग जब टिकट्स की तकसीम करते हैं, एमपी एमएनएस का चुनाव करते हैं कि आपको करना है, आप मजदूर को फैसिलिटेट करें, आप गरीब तबके को फैसिलिटेट करें। वो कैसे कर सकते हैं? जब आप इन लोगों को लेके आते हैं कि जनाब फलां को टिकट देनी है, फलां को टिकट देनी है, आप उनका बैंक बैलेंस देखते हैं, आप उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां देखते हैं। आप लोग तो पहले से इतने स्ट्रांग होते हैं, फिर आपको मुराद की क्या जरूरत है? आप सिर्फ सैलरी ले लें वो काफी नहीं है। फिर आप लोग ये इन सब के यूनिट्स खत्म करने चाहिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, पेट्रोल या टीएडीए, ये इनका खत्म होना चाहिए, जो कि बिला वजह एक हुकूमती खजाने पे बोझ है। सिर्फ इनको सैलरी देनी चाहिए, चूंकि ये लोग पहले से ही मजबूत है, पहले से ही करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं। इनको क्या जरूरत है टीएडीए की और बाकी चीजों की? फिर इसके अलावा ये लोग जो कहते हैं कि ये बिजली के जो इदारे से ताल्लुक रखने वाले हाई ग्रेड अफसरान हैं, उनके फ्री जो यूनिट हैं वो ख़त्म होने चाहिए। सरकारी अफसरान के जो हैं उनके यूनिट्स ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि उनकी इतनी सैलरियां हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। फिर इसके बाद एग्जेक्टिव ओहदों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनके यूनिट्स ख़त्म होने चाहिए जो फ्री यूनिट्स दे रहे हैं। जब आप सिस्टम को बेहतर सिस्टमाइज करेंगे, आप न्यूट्रल हो के आवाम का दर्द दिल रख के फैसले करेंगे, तो फिर आप ये फैसले कर सकते हैं। अब आपका दिल खून के आंसू नहीं रोता तब जब 2 रुपए यूनिट बढ़ता था बिजली का बिल, और कहते थे कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है। लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब कहा करते थे। अब वो दिल कहाँ गया और अब वो रोना कहाँ गया? अब आंसू सारे सूख गए क्योंकि इक्तदार मिल गया। अब बात यह है कि ये जब सिस्टम को आपने बेहतर करना है, सबसे पहले इन तमाम फैक्टर्स को आप सिस्टमाइज करें ताकि आप बेहतरी ला सके। इसके बगैर बेहतरी जो है मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी भी तरह से बेहतरी ला सके। अब थोड़ा सा मज़ीद बताती चलूँ कि सोलर पैनल के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने से शहरियों पर क्या असरात पड़ते हैं। ये सवाल पूछा गया है एमडी एरो ने, सोलर पैनल पर टैक्स से आवाम पर क्या असरात होंगे। ये उनके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी कि सोलर सिस्टम की तनसीब की लागत में इजाफा होगा, जिससे आम शहरियों पे शहरियों के लिए ये टेक्नोलॉजी महंगी हो जाएगी। यानी अगर टैक्स लगा दिया जाता है, सोलर एनर्जी की तरफ रुझान में कमी आएगी, क्योंकि लोग इजाफी टैक्स की वजह से इसकी तनसीब से ग्रेज करेंगे। क्योंकि लोग जब देखेंगे कि हमें टैक्सेस के मद में ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, सोलर पैनल से भी हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो फिर हम अपने पैसे इतने सोलर पैनल पे इन्वेस्ट करके हम क्यों इतनी जो एक सहूलत लेना चाह रहे थे कि हमारे बैलेंस हो जाएं बिजली के बिल। चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डे टाइम इस्तेमाल करते हैं और नाइट टाइम जो है वो अपनी मीटर की बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक उनका लेवल जो है यूनिट्स का बैलेंस हो जाता है, मगर वो भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा जब लोग देखेंगे कि ये हमारे ऊपर इतने टैक्सेस लग गए हैं, तो हम इससे बेहतर है कि हम दूसरे पे ही करें। क्योंकि ये सोलर पैनल तो पहले से ही
इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम है जो कि सिर्फ गरीब बंदा तो वो भी नहीं लगवा सकता है, वो भी मिडिल और लोअर क्लास तबके के लोग जो हैं सोच नहीं सकते हैं, वो भी एक पैसे वाला बंदा ही सोच सकता है। और दूसरा ये कि लोग जो हैं इस बात से मायूस हो जाएंगे जब टैक्सेस में इजाफा करेंगे ये, और बिजली के बिलों में कमी के लिए सोलर का इस्तेमाल करने वाले शहरियों को बहुत ज़्यादा इससे मायूसी होगी। और हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी के बरक्स जो है ये सोलर एनर्जी को, ये जो एकदम से लोगों ने अपने, चूँकि सर्दियों में बिल बहुत ज़्यादा आए, एकदम से लोगों ने उस बिलों की सूरत में एक रिज़ल्ट खुद से ही निकाला कि अब हम लोग जो हैं अपने तौर पे अपना हाल सोचें। तो वो हाल सोचने के लिए यकदम मार्केट में एक बर्डन हुआ और सारी दुनिया का रुझान सोलर पैनल की तरफ चला गया। जब सोलर पैनल सब ने अपने नस्ब करवाए, उससे क्या हुआ कि बिजली के बिलों में इजाफा हुआ, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, आईपीपीज जैसी जो बिजली की कंपनियां यहाँ पे इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में करवाई, जो एक मुसीबत हमारी आवाम के गले में फंदा डाला है इनकी सूरत में, वो चीख उठी कि हम कैसे अपना रोटी पानी चलाएंगे, कैसे हम आवाम को लूटेंगे। वो तो दोनों दोनों हाथों लूट रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है सबसे कि कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये वो अहम मसाइल हैं जिनके ऊपर रहते हुए बात कर रही हूँ कि इन तमाम मसाइल को मद्देनज़र रख के अगर हम देखें तो मुश्किलात आवाम की बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। पाकिस्तान में अब ये सिचुएशन आ गई है कि तमाम घर के अफराद अगर कमाते हैं तो फिर ही ज़रूरियात ज़िंदगी को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। अदरवाइज़ मसाइल को इस कदर इन्होंने बढ़ा दिया है कि आम आदमी का मुल्क में रहना जो है बहुत मुश्किल कर दिया है। तो ये एक गुर्बत मकाओ मुहिम के लिए जो आए हैं ना, ये गुर्बत गरीब ही मका देंगे। ये गुर्बत मकाओ मुहिम जो है इनकी कामयाब इसी तरह से होनी है, क्योंकि गरीब तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, घरों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक और अहम पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ हेल्थ के हवाले से, वो ये कि चूँकि मैं कल भी इस पे मैंने एक प्रोग्राम भी किया जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा है। तो आप सबसे दरख्वास्त है, आप जहाँ पे भी हमारे टॉपिक सुनते हैं, आपकी सबकी मशकूर हूँ कि आप सब वक्त देते हैं, अपने सवालात पूछते हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आप सबसे ये भी है कि यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जाइए, वहाँ डिफरेंट मेरे टॉपिक्स होते हैं, ताकि मैं चाहती हूँ वहाँ भी आप अपने कमेंट्स दें और मैं उन पे बातचीत कर सकूँ। अब जी, मैं हिना तालिब का क्वेश्चन है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी में कितना इजाफा हो रहा है और इसकी वजह क्या है। देखिए, जब आपको इस पे बड़ा मैंने कल भी बताया है कि हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो है 2020 और 21 में बेरोज़गारी की शरह 6.3% रही है, जो 2018 और 19 में 6.9% हो गई है। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोज़गार अफराद की तादाद 56 लाख तक पहुंच गई है और ये मज़ीद बढ़ने का अंदेशा है। अब ये मज़ीद बढ़ने का जो अंदेशा है, ये सारे फैक्टर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे ये मज़ीद बढ़ सकती है। अब थोड़ा सा मैं हेल्थ के ऊपर बात इसलिए करना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आई थिंक मेरा वो प्रोग्राम नहीं देखा जो कि अद्वियात के ऊपर जो इन्होंने 10% रेगुलेटरी इजाफा करने की कोशिश की है, और ये अभी इसके ऊपर भी अनाउंस हो जाएगा कोई 2-4 दिन में कि ख़ाम माल जो कि अद्वियात को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है बहुत सारा, और बहुत सारी अद्वियात उनके ऊपर 10% जो है टैक्सेस में मज़ीद इजाफा होने लगा है।
अब उससे मज़ीद जो है हेल्थ के मसाइल बढ़ेंगे। एक बात ये बार बार रिपीट करती थी कि जनाब फील्ड हॉस्पिटल, आपके घर के ऊपर आपकी दहलीज पे मेडिसिन होंगी, आपके घर की दहलीज से बहुत दूर जा चुकी हैं। चूंकि डिप्रेशन इतना है गरीब को कि वो कैसे अपनी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ पूरी करे, तो उसकी हेल्थ पे तो असर पड़ेगा। जब हर वक्त इंसान सोचता है कि यार ये मसाइल इस कदर है, मैं कैसे इनसे निपटूं। तो अब लोगों को फील्ड में रहते हुए, अगर फील्ड हॉस्पिटल की बात करते हैं ना, तो ये इतनी बुरी तरह ये फेल होने हैं कि अभी इतना अरसा नहीं हुआ, 100 डेज इनके पूरे हुए हैं कि आवाम जो है उनको इंसुलिन नहीं मिल रही है। वो महंगे दामों ब्लैक में इंसुलिन खरीदने पे मजबूर है। अब एयर एम्बुलेंस का इन्होंने जनाब जो एक नया इंकशाफ किया है कि जी हम आगाज़ करने वाले हैं। शायद मैं समझती हूँ आवाम जो है वो पहाड़ों पे रहना शुरू हो गई है, केटू की पहाड़ियों पे हम रहना शुरू हो गए हैं, और अब वो एक नई सर्विस को जो है ना वो ये लॉन्च करने वाले हैं। आवाम को वैसे मेडिसिन नहीं मिल रही है, और टैक्सेस जो है 10% मजीद इजाफा हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हेल्थ के ऊपर इतने नेगेटिव असरात पड़ने हैं कि आप देखिए सरकारी हॉस्पिटल्स में सही से आवाम को जो एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी सेहत के लिए बेहतर तरीके से नहीं उनको देखा जा सकता, और मेडिसिन उनको मुहैया नहीं है वक्त पे। और फील्ड हॉस्पिटल कहाँ काम करे। इससे बेहतर था कि 1122 के ऊपर ही इन्वेस्ट करके अगर कर लिया जाता तो पैसे बहुत सारे बचाए जा सकते थे, और उससे कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा शुरू किया जा सकता था जिससे कोई बेरोजगारी में खात्मा हो जाता। मगर हमारे यहाँ पे दूरअंदेशी नहीं देखी जाती कि हमारे दूरस्थ नताइज किससे बेहतर होंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, बी पॉजिटिव। ये हुकूमती सतह पे भी अगर कोई भी बंदा मेरे इस प्रोग्राम को सुनता है कि मरियम नवाज अगर किसी अच्छे प्रोजेक्ट को शुरू करके रोजगार प्रोड्यूस करती तो वो तरीकी अल्फाज में उनको याद किया जाता, ना कि इस तरीके से इस किस्म के प्रोजेक्ट शुरू करके ये दोबारा से आने वाली गवर्नमेंट में किसी ने इसके ऊपर वक्त नहीं देना और ना ये चलना है, और फिर ये पैसे अरबों रुपया ये भी ज़ाया हो जाना। ये भी मेरी प्रेडिक्शन आज याद रखिएगा, चूँकि मेरी जितनी भी मैंने की हैं वो सारी की सारी पूरी हुई हैं। ये मैंने बता दिया एमडी एरो। यस, ये हिना तालब ने कहा है कि जी मैम बेरोज़गारी की वजूहात क्या हैं। जी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगी कि एक तो तलीमी निज़ाम और मार्केट की ज़रूरियात में अदम मुताबिकत, और हमारे एजुकेशनल जो एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन है उसकी कमी है, उसकी वजह से भी ये इश्यूज़ आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे यंग और यूथ जनरेशन जो हमारी वो सारे के सारे डिग्री लेते हैं बेचारे, और रोज़गार की तलाश में मारे मारे फिर रहे होते हैं। इसके अलावा माशी अदम इस्तेहकाम, जब तक हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा माशी अदम इस्तेहकाम के ऊपर काबू नहीं डाला जा सकता। और नंबर 3 कि अपनी नीयत को जब तक ये लोग साफ नहीं करेंगे, जब तक ये तसव्वुर नहीं करेंगे। मैं एक मिसाल पहले भी दे चुकी हूँ, ये ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करें। आज तक गवर्नमेंट PMLN की होती थी तो कभी भी कोई ताजर हजरात जो हैं वो उनसे नाला नहीं होते, वो बहुत खुश होते थे कि ताजर अब काम बढ़ेगा। अब ताजर हजरात जो हैं उनकी बड़ी पॉजिटिव सोच होती थी इनके लिए कि ये बिजनेसमैन लोग हैं, इनको पता है, और जब ये गवर्नमेंट इनकी आती है तो बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाता है। मगर ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ताजरों ने की है उसमें बहुत ज़्यादा नाला है
वो भी अपने इन्हीं चीज़ों के ऊपर, जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं, यही इन्हीं चीज़ों के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसी के ऊपर वो चाह रहे हैं कि जनाब इस पे कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज बेरोज़गारी में इजाफा होगा। जब आपकी कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाएगी, आप कैसे, पॉसिबिलिटी नहीं है। आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और रोज़गार के मौके जो हैं वो आबादी के साथ साथ उसमें इजाफा नहीं हो रहा। रोज़गार के मौके जो हैं वो मज़ीद हुकूमती सतह पे भी सोचना चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्री को यहाँ पे मज़ीद हुकूमती सतह पे ऐसे इदारे बनाने चाहिए जिससे कोई भी बच्चा जब बाहर निकलता है, एक तो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए जिसमें टेक्निकल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए, ताकि एक बच्चा अपनी एजुकेशन को पूरा करके जब बाहर आए उसको डिग्री ना ढूंढनी पड़े, उसको सॉरी रोज़गार ना ढूंढना पड़े, जॉब ना ढूंढनी पड़े, वो फौरी तौर पे अकोमोडेट हो जाए, ताकि ये हो कि हमारे नौजवान ने अगर एजुकेशन हासिल की है तो उसके लिए उसको वेट नहीं करना पड़ा। सरकारी मुलाजमतों में कमी, हुकूमत ने बजट की कमी की वजह से नई भर्तियां महदूद कर दी हैं, उससे मज़ीद बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा। देखिए, एक तो जब तक ये बुरात ख़त्म नहीं करेंगे, वो जो बेफजूल किस्म के अखराजात किए जाते हैं उनको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक बेहतरी नहीं आ सकेगी। आप नए और प्रोजेक्ट जो शुरू करते हैं, वो प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं, वो सिर्फ वो उन लोगों के लिए होते हैं जो इक़्तिदार में बैठे होते हैं और वो फौरी तौर पे कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और वो शुरू करने के बाद जब जैसे ही उनकी गवर्नमेंट जाती है तो वो सारे प्रोजेक्ट ठप हो जाते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है जिससे बहुत ज़्यादा मुल्क व कौम का एक तो वक्त ज़ाया होता है और दूसरा पैसा ज़ाया होता है। कारोबारी माहौल की ख़राबी जो है वो सरमायाकारी की कमी की वजह से कारोबार और मुलाजमतें पैदा नहीं हो रही। ये मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो मज़ीद बढ़ रही है, कम होने की बजाय बढ़ रही है। तो इस वजह से ये मसाइल जो हैं इनको कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पे हुकूमती सतह पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। जी जनाब, यहाँ पे सफ़ीर मलक साहब हैं, उन्होंने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा है। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखिएगा। अगर किसी भाई का सवाल है तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ और मेरी कोशिश होती है कि हम यहाँ पे अहम पॉइंट्स को डिस्कस करें, क्योंकि इस वक्त हमारी तमाम पब्लिक बहुत एग्जास्ट है, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग परेशान हैं, कारोबार है कोई नहीं है, अखराजात ज़्यादा है। वो कहते ना कि आमदनी अठन्नी और ख़र्चा रुपया, वो हिसाब बना हुआ है। तो इस वक्त तमाम लोग ना मकरूज़ हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों का बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है। जी बशीर खान, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप यहाँ हमारे प्रोग्राम में शिरकत की आपने, और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो हैं यहाँ पे शिरकत करेंगे। और कोशिश करिएगा, अगर यहाँ पे आज कोई क्वेश्चन आपने नहीं पूछा तो आप इनबॉक्स में अपनी राय दे दिया करें वहाँ पे भी मुझे, कि आप नेक्स्ट डे कौन सा टॉपिक यहाँ पे रखें और किस टॉपिक की ज़रूरत है। और मेरी कोशिश होती है जो करंट अफेयर के ऊपर इस वक्त मुल्की मसाइल हैं या कॉमन पीपल के मसाइल हैं, वो मैं खुद से ही इतने अच्छे से यहाँ पे ब्रीफ करूँ आप सबको, ताकि यहाँ पे हम पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी को भी कर लें ब्रीफ, ताकि हम बेहतर तरीके से डिस्कस हर पहलू को कर लें, ताकि हमारी आवाम को आगाही मिले और हमारी आवाज़ जो है वो कम अज़ कम हुकूमती सतह और आला ओहदेदारान तक पहुँच जाए, ताकि वो शायद इन पॉलिसीज़ को सुनते हुए हमारी आवाम को जो है वो कुछ रिलीफ दे दें। तो उम्मीद करती हूँ आज भी आपको बहुत ये टॉपिक पसंद आए होंगे। आगे हैं यहाँ पे सफ़ीर मलक साहब, उन्होंने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। एक बार मैं सब की मशकूर हूँ कि आप सब ने प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है और नए टॉपिक के साथ। तो इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।